दोस्तों, इस हिंदुस्तान की धरती पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। पर कुछ वीरों का इतिहास हमें बताया गया तो कुछ का इतिहास के पन्नों में ही हटा दिया गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान मराठा योद्धा के बारे में जिसने आधे हिंदुस्तान पर जीत हासिल करके मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान के नक्शे से गायब करवा दिया। नक्शे से ही गायब कर दिया। बताओ, जिसने अपने तलवार के दम पर मराठा के नागपुर से लेके बांग्लादेश के समुद्र तक और तमिलनाडु के मदुरई से लेके उड़ीसा के कटक तक मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। उसने उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिरों को मुगलों की कैद से आजाद किया। इस योद्धा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पर हजारों सालों से राज करने वाले कलचुरी वंश को उसने एक झटके में ही उखाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक योद्धा महाराज रघुजी राजभोंसले के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बरू करवाते हैं इसी महान योद्धा के बारे में, गौरवशाली इतिहास से। लेकिन दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव पांडववाड़ी से, जहां पर 14 फरवरी सन 1695 को एक महान योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था रघुराज जी बिंबा जी भोंसले। प्रभु श्री राम के नाम पर उनका नाम रघु जी रखा गया। पर बचपन में ही रघु जी के पिता बिंबा जी भोंसले का देहांत हो गया। अब जब बिंबा जी के पिताजी का देहांत हो गया तो ऐसे मुश्किल हालात में रघु जी की आगे का पालन पोषण उनकी माता काशीबाई और दादी बायाबाई ने किया। और रघु जी जब बड़े हुए तो अपने साथ सहयात्री के बुलंद हौसले को लेकर सतारा के छत्रपति साहू जी महाराज की सेना में शामिल हुए। पर उस समय मराठा साम्राज्य के अंदर एक से बढ़कर एक अनेक ताकतवर सूरमा योद्धा थे। ऐसे में इन सभी योद्धाओं के बीच अपने लिए आगे का रास्ता तय करना रघु जी के लिए इतना आसान नहीं था। पर अपने अंदर साम्राज्य विस्तार की आग लेकर के आने वाले इस लड़कों को भला नीयत भी कब तक रोक पाती। एक दिन छत्रपति साहू जी महाराज कुछ चंद सैनिकों के साथ घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक शेर ने साहू जी महाराज के ऊपर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया साहू जी महाराज के ऊपर। उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। साहू जी महाराज को ऐसे मौत के मुंह में देखकर रघु जी ने अपना शौर्य दिखाना और बिना अपनी जान की परवाह किए उस शेर को 2 हिस्सों में काट डाला। अब जब रघु जी ने इस असामान्य शौर्य को देखकर छत्रपति साहू जी महाराज अत्यंत खुश हुए और उन्हें सेना साहिब सुभाग का खिताब से सम्मानित किया, जिसके बाद रघु जी के कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा छत्रपति साहू जी महाराज के वह खास बन चुके थे। ठीक, इसके बाद रघु जी ने 40,000 की विशाल सेना लेके अपना मोर्चा विदर्भ की तरफ निकाला। उस समय विदर्भ पर गोंड आदिवासी राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक, परंतु सन 1735 में गोंड राजा चांद सुल्तान की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद उसकी पत्नी रानी रतन कुंवर ने गोंड राज की सत्ता संभाली। जब वह नई सत्ता संभाली, लेकिन रानी रत कुंवर के लौटते सौतेले बेटे जो थे वली शाह ने गोंड राज्य की सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया और रानी रतन कुंवर को राज्य से बाहर ही खदेड़ दिया। जब राज्य से बाहर निकाल लिया तो उनके बेटे मीर बहादुर हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो ऐसे में डरी सहानी रानी रतन कुंवर ने अपने राज्य को वापस पाने के लिए रघुजी राजभोंसले से मदद मांगी। रानी की दुर्दशा को देखते हुए रघुजी राज ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें जो है मदद करने का वचन दे दिया। उसके बाद सन 1735 में वली शाह को पकड़ने के लिए हर हर महादेव की ललकार देकर मराठों ने मध्य प्रदेश के देवगढ़ किले पर चढ़ाई कर दी। और जब मध्य प्रदेश के देवगढ़ पर चढ़ाई कर दी तो अब मराठों से और वली शाह की
सेना के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जब घमासान युद्ध छिड़ गया तो देवगढ़ के युद्ध मैदान में रघुजी राजे ने भोंसले के अलीवर्दी शाह को युद्ध में हरा कर उसे जो है बंदी बना लिया और गोंड राज्य को फिर से रानी रतन कुंवर के हाथों में सौंप दिया। बदले में रानी रतन कुंवर ने रघुजी राजे भोंसले को नागपुर और भंडारा प्रांत का प्रदेश भेंट में दिया। देवगढ़ में मिली शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोंसले ने नागपुर में प्रभु श्री राम के एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज राम टेक मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर इसी नागपुर को रघुजी राजे भोंसले ने अपनी राजधानी बनाया और इस तरह नागपुर में भोंसले वंश का उदय हुआ और मराठों का साम्राज्य विस्तार हुआ। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब चला गया। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब के बेटे दूसरे ने खून के प्यासे हो गए। किसी भी दक्षिण भारत में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया जिसका नाम था अर्काट। ठीक, और अर्काट के इस सल्तनत को चलाते थे दोस्त अली खान। ठीक, दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब। अर्काट की सल्तनत में से कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु के मदुरई में नायक राजवंश का शासन हुआ करता था, जो धन और वैभव से काफी संपन्नशाली था। नायक राजवंश का सबसे बड़ा उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ठीक, जो दक्षिण भारत का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। लेकिन 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत में प्रवेश करके अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा और सोना चांदी हीरे मोती जैसे कीमती सामान को लूटकर मंदिरों को खंडहर के रूप में बदल दिया। जब मंदिरों को खंडहर के रूप में बदल डाला तो 16वीं शताब्दी में नाय राजवंश के राजाओं ने मीनाक्षी मंदिर का पुनर्निर्माण करके जीर्णोद्धार किया इसके अलावा नायक वंश के राजाओं ने खूबसूरती से सजे मंडप, हजारों नक्शीदार स्तंभ, शानदार गलियारों पर खूबसूरत चित्र जैसे अनेक वास्तुकलाओं का निर्माण करके मीनाक्षी मंदिर को 4 चांद लगा दिए। पर आखिर में नायक राजवंश को भी मुस्लिम शासकों की नजर लग गई और अर्काट के नवाब चंदा साहिब ने नायक राजवंश की आखिरी शासक रानी मीनाक्षी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में डरी साहमी रानी मीनाक्षी ने अपने राज्य को बचाने के लिए चंदा साहिब को 1 करोड़ रुपए दिए। पर रानी मीनाक्षी को पता था कि ये मुगल किसी के सगे नहीं होते। इसीलिए रानी मीनाक्षी ने चंदा साहिब को कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खाने के लिए कहा कि वो उसके राज्य पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। चंदा साहिब ने ठीक वैसा ही किया और कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई और अपने साथ 1 करोड़ रुपए लेकर वापस चला गया। पर 2 साल हुए ही थे कि इस नीच चंदा साहिब ने फिर से रानी मीनाक्षी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और रानी मीनाक्षी को कैद करके जेल में डाल दिया। इस हार का सदमा बेचारी रानी मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इस प्रकार दक्षिण भारत से नायक राजवंश का अंत हो गया, सफाया हो गया। अब जो है दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर दोस्तों अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब का वर्चस्व जो है स्थापित हो गया। ठीक, अब दक्षिण भारत में मराठों का आगमन हुआ दक्षिण भारत में। इसके बाद जो है जब दक्षिण भारत में मराठों का आगमन हुआ, जैसे ही हमने आपको बताया था कि इस तरह इन नवाबों ने दक्षिण भारत में अपना आतंक मचा के रखा था। मदुरई में इस जीत के बाद चंदा साहिब अपने आप को दक्षिण भारत का बादशाह समझने लगा। इसी जोश में आकर उसने जो है अपना अगला निशाना तंजावुर के मराठा राज्य को बनाया। ऐसी परिस्थितियों में तंजावुर के जो राजा थे प्रताप सिंह भोसले ने इन नवाबों को जो है रोकने के लिए सतारा में छत्रपति साहू जी महाराज से मदद मांगी। जब छत्रपति साहू जी महाराज से मदद मांगी तो छत्रपति साहू जी महाराज को पता था कि इन नवाबों को सिर्फ एक ही इंसान ठिकाने लगा सकता और वह रघुजी राजे भोसले हैं।
इसीलिए छत्रपति साहू जी महाराज का आदेश मिलते ही रघुजी राज भोंसले तुरंत जो है नागपुर से कर्नाटक में जो है दाखिल हुए और युद्ध का जो है नेतृत्व जो है अपने हाथों में लिया। उनके साथ काकोट के फतेह सिंह भोंसले भी शामिल थे और 20 मई सन 1740 को रघुजी राजे भोंसले के नेतृत्व में 40,000 मराठों ने हर हर महादेव की जो घोषणा करते हुए देकर दोस्तों सेना पर जो चढ़ाई करते हैं। जब सेना पर चढ़ाई कर दी तो आंध्र प्रदेश की धरती पर मराठों ने ऐसे कत्लेआम मचाया कि मुगलों के रक्त से जो है दमन चेरी की घाटी को लाल कर दिया और मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने आरका की सल्तनत को दबाकर मुगल सैनिकों के मुंड काट डाले। ऐसे में मुगलों के काल महाराज रघुराज जी भोंसले ने अपनी पूरी तलवार से मुगलों के अनेक ताकतवर योद्धाओं को और सेनापतियों को मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों की तलवार से कट चुकी थी। नवाब दोस्तों अली खान, उसका बेटा हसन अली युद्ध छोड़कर जो भागने ही वाले थे। उससे पहले जो रघुराज जी ने इन दोनों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मारा तहस नहस हो गए दोनों, किसी को नहीं छोड़ा। उसने अपने ही अपराध मानने वाले अर्काट की यह सेना आज भी मरी पड़ी हालत में मराठों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन अभी भी दोस्तों अली खान का दूसरा बेटा सफदर अली जीवित बचा था। डरे हुए सफदर अली खान ने बिना किसी तलवार के एक करवट देकर रघुजी राज भोंसले के आगे अपने घुटने टेक दिए और इस तरह रघुजी राज भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने कर्नाटक राज्य को मराठा राज्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। जब मराठा राज्य में शामिल कर लिया तो अब बारी थी चंदा साहिब की, ठीक, जिसने रानी मीनाक्षी को मारकर दक्षिण भारत से नायक राजवंश का अंत किया था। जैसे ही चंद साहिब को पता चला कि मराठे कर्नाटक राज्य को जीतने के बाद उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो मराठों के डर से वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में भाग गया और चंदा साहिब को ऐसे मुश्किल परिस्थिति में देखकर उसका मतलब जो भाई बड़ा साहिब उसकी मदद के लिए आगे आया और मुगल सेना की एक बड़ी फौज लेकर मराठों की तरफ जो है बढ़ने लगा और मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब दफन हो गया, कब्र में दफन हो गया। लेकिन वह मराठों को रोक नहीं पाया। भला यह बड़ा साहिब मराठों का क्या उखाड़ लेता। बड़ा साहिब को अपनी ओर आता देखकर मराठों उस पर आंधी की तरह टूट पड़े। 9 घंटे के अंदर मौत रूपी मराठों ने ऐसा विध्वंस तांडव मचाया कि बड़ा साहिब समेत हजारों जिहादियों को मार डाला और अपने भाई बड़ा साहिब को मौत की खबर सुनकर चंदा साहिब और भी ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उसे चित्रनापल्ली में एक मजबूत घेरा बनाकर अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। तो दूसरी तरफ मराठे कब से बेचैन थे। दक्षिण भारत में मुगलों का सफाया करने के लिए इसीलिए वीर मराठा योद्धा महाराज रघुराज जी भोंसले ने चंदा साहिब के इस घेरे को तोड़कर मुगलों की कटी लाशों के साथ चित्रनापल्ली में प्रवेश किया। हर हर महादेव और मां जगदम्बे का स्मरण करके नंगी तलवार के साथ चंदा साहिब की सीमा पर चढ़ाई करते और मराठे खूब शेर की तरह जो मुगलों पर मौत बनकर टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते मराठे उनकी गर्दन काटकर मौत के घाट उतार देते थे। अब 1 महीने तक चले इस युद्ध में मुगलों के अनेक सूर्य योद्धा मारे जा चुके थे। अनेक मुगल सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे थे एकदम इधर उधर। अब महाराज रघुराज जी भोंसले ने अपनी चाल चली। पचरी के फ्रेंच गवर्नर डुमास से मदद मांगी पर मराठों के डर से उसने जो है भी हाथ ऊपर कर लिए और आखिरकार 16 मार्च सन 1741 को रामनवमी के दिन मराठों ने चित्रनापल्ली के किले में घुसकर चंदा साहिब को पकड़ लिया। जिसके बाद चंदा साहिब ने रघुजी राज भोंसले के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दोगे तो 12 लाख रुपए ले लो पर मुझे छोड़ दो। पर रघुराज जी भोंसले ने चंदा साहिब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ठीक, और प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे बांध कर राजधानी सतारा ले गए और इस तरह महाराज रघुराज जी भोंसले के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत पर जीत हासिल की। उसके बाद
मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। किसे पता था कि एक छोटे से गांव से आया हुआ यह लड़का एक दिन पूरे दक्षिण भारत पर राज करेगा। दक्षिण भारत से मिली शानदार जीत के बाद रघुराज जी भोसले ने चित्तूर जिले में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान तिरुपति को पन्ना, हीरे, मोती और सोने रत्न जड़ित जो है 42,000 के आभूषण प्रदान किए, जिनकी आज कीमत करोड़ों में है। इस आभूषण को आज भी भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, वहीं पे है, जिसे राघव जी वारीपेंट इस नाम से जाना जाता है। आज भी दक्षिण भारत में मराठों के वैभव की साक्ष्य देता है। मराठा शासनकाल में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर का बहुत सारा विकास हुआ, जैसे कि विदेशी आक्रमणकारी से इस मंदिर की सुरक्षा हो सके। इसके लिए रघुराज जी भोसले इस मंदिर में जो है अपने सैनिकों को तैनात किया और दूर से आने वाले यात्रियों को रहने की व्यवस्था हो सके, इसलिए यहाँ पर जो है कई सारी धर्मशालाओं का निर्माण किया और आवश्यकता अनुसार जो है कई सारे रसोई घरों का भी निर्माण किया। भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल ब्रह्मोत्सव किया जाता है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन इस मंदिर का जो दूसरा ब्रह्मोत्सव ने शुरू किया, जिस कारण भगवान तिरुपति जो है बालाजी के मंदिर में हर साल 2 ब्रह्मोत्सव होते हैं। और इस तरह मराठा शासनकाल में इस मंदिर का वैभव लौट आया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत करने वाले दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने उद्ध्वस्त कर दिया और बाकी बचे हुए कुछ नवाबों को रघुराज जी भोसले ने ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है कि आप जल्द ही पूरा करेंगे। मराठा साम्राज्य का तूफान अब बंगाल में प्रवेश करने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।